हेलो बच्चों, आज आपके इस वीडियो में आप देखेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 16 पानी की कहानी। बच्चों, इस कहानी के लेखक रामचंद्र तिवारी हैं और जो कि बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कहानी को लिखा है। तो आइए बच्चों, हम कहानी को देखते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। बच्चों, इस कहानी में रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि मैं एक दिन आगे जैसे बढ़ा, लेखक कहीं जा रहा था। रास्ते में थोड़ी ही दूर गया कि एक बेर की झाड़ी से एक ओस की बूंद लेखक के हाथ पर आ पड़ी, जिसे लेखक देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उस बूंद को देखा कि वह बूंद कलाई से सरक कर उसकी हथेली पर आ गई। और जैसे ही लेखक की दृष्टि उस बूंद पर पड़ी तो वह बूंद ठहर गई। लेखक उसे देखकर अनुभव करते हुए कल्पना करने लगा, कल्पना में मग्न हो गया और इसी बीच उसे आवाज सुनाई पड़ा, सुनो सुनो। लेखक चुप, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर से आवाज आई, सुनो सुनो। अब लेखक से ना रहा गया, उसने अपने मुख से कहा, कहो कहो। एकाएक उसके मुख से निकल गया, कहो कहो। ओफ की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओफ हूं। लेखक ने कहा, जानता हूं, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो लेखक ने कहा, मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूं। लेखक ने कहा, झूठी। बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो बच्चों, आप दूसरे पेज पर आ जाइए, पेज संख्या 99। इसका भावार्थ आप देखें। लेखक कहता, झूठी कहीं की, बेर के पेड़ से कहीं फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। लेखक कह रहा है कि जो हथेली पर बूंद आई वह हिल गई क्योंकि उसे कष्ट हुआ, क्योंकि लेखक को ये नहीं पता कि वह बूंद कैसे बेर के पेड़ पर आई। तो उसे इस लेखक के अविश्वास से कष्ट हुआ। वह बूंद कहती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में इधर उधर बहुत दिनों से घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। लेखक ने पूछा, कैसे? तुम कैसे पकड़ी गई, कहाँ पकड़ी गई? तो बूंद बताती है, वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर इतना बड़ा नहीं है, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी के नीचे भी लगभग इतना ही बड़ा है। जिस बेर के पेड़ को आप देख रहे हैं, वह जितना बड़ा देख रहे हैं उतना ही बड़ा नहीं है, इस पृथ्वी के नीचे भी लगभग उतना ही बड़ा है। और उसकी जड़ें, छोटी जड़ें, बड़ी जड़ें, रोएं भी हैं। वह रोएं बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वह बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ में एकदम खा जाते हैं, कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन लेते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। सब कुछ छीन लेंगे और उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से कहते हुए वह क्रोध और घृणा से उसका शरीर कंप उठा। जलबिंदु का माने जो उर्वरा शक्ति होती है, जो खनिज मिला होता है उस जल में, वह सब ले लेते हैं वृक्ष और उनके नीरस तत्व को, जल को वो बाहर निकाल देते हैं। तुम क्या समझते हो कि वह इतने ही बड़े यूं ही खड़े हैं? वह बूंद कह रही लेखक, तुम क्या समझते हो कि वह इतने बड़े यूं ही खड़े रहते हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। जो यह बेर का पेड़ इतना बड़ा हुआ है, मेरे असंख्य, जिनकी संख्या नहीं है, भाई बहनों ने आकर के अपने जान दिए हैं, तब ये पेड़ इतने बड़े हुए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि की खनिज
मैं भूमि की खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। वह जलबिंदु कहानी को आगे बढ़ाती है, कहती है मैं अपने जो भूमि के अंदर आनंद से घूम रही थी तो मेरे शरीर में जो धरती के अंदर के खनिज हैं मेरे शरीर में घुल गए थे कि दुर्भाग्य से एक रोया मेरे शरीर से छू गया। ये वृक्ष का, ये जो बैर का पेड़ है, उस बेर के पेड़ के जड़ का एक रोया मेरे शरीर से छू गया। मैं कभी दूर भागने का प्रयत्न किया, लेकिन ये तो ऐसे होते हैं कि जिनको पकड़ लेते हैं उनको छोड़ते नहीं। मैं रोए में खींची मैं रोए में खींच ली गई, रोया ने मुझको खींच लिया। फिर क्या हुआ, कवि ने पूछा, लेखक ने पूछा फिर क्या हुआ, और लेखक की उत्सुकता बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई, वह जानने की इच्छा उसकी बढ़ी। तो बूंद बताती है मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी ही देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। माने उस वृक्ष के जड़ के रोए ने मेरे एक भाई को और पकड़ लिया, उसको भी खींच के लाया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। उन दोनों के बीच में मैं पिसी चली जा रही थी, अर्थात दोनों मुझे, एक नीचे से आ रहा है, एक ऊपर को खींच रहा है, बीच में मैं पिस रही हूँ। मैं लगभग 3 दिन तक यह फाफत भोगती रही, अर्थात 3 दिनों तक मुझको यह परेशानी झेलनी पड़ी। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैं वृक्ष के ऊपरी हिस्से में आ गई, पत्ते में आ गई और पत्ते के ऊपर निकल आई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर मालूम हुआ कि रात होने वाली है। सूर्य जो हमें उड़ाने की शक्ति देता है, जो हमें उड़ने की शक्ति प्रदान करता है, वह जा चुके हैं, अर्थात सूर्य अस्त हो चुके हैं। अगर सूर्य होते तो उनकी गर्मी के कारण मैं शक्ति प्राप्त कर लेती और मैं वायुमंडल में उड़ जाती। मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। बच्चों पेज नंबर 100 पर आप आ जाएं, अगले पेज पर देखें। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। लेखक से वह बोध बता रही है कि जब हमने आपको देखा तो आपके ऊपर हमने छलांग लगा दी और इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कह रहा है जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। पत्ता फिर से अवशोषित कर ले ऐसा संभव नहीं है। जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो वह जलबिंदु कहती है भैया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक आपसे रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। तो लेखक कहता अच्छा सुनाओ अपनी कहानी, हम सुन लेते हैं। वह बोध बताती है बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओफजन, मेरे पुरखे माने पूर्वज, हद्रजन हाइड्रोजन, ओफजन ऑक्सीजन नामक 2 गैस वायुमंडल में लपटे के रूप में विद्यमान थे। यह बोध बताती है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन ये दोनों सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग का चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग का चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यहीं पर लेखक रोकता है ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं? लेखक पूछता है
कि जो तुम्हारे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं वह क्या अब हैं कि नहीं हैं। जल बूंद बताती है, वह जल बिंदु बताती है हैं। उसके पूर्वज, उसके वंशज बताती हैं, उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। मेरे पूर्वज जो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वह क्या करते थे, बड़ी प्रसन्नता के साथ सूर्य लोक में नाचते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौधियाने लगीं। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टक्कर खाकर या टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, माने वापिस हो चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति, जो खिंचाव की शक्ति थी, उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभल न सका और उसके कई टुकड़े हो गए, अर्थात कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। लेखक कहता ऐसा, परंतु उस पर लपटों से तुम पानी कैसे बनी। लेखक एक जिज्ञासा, एक प्रश्न करता है, अगर ऐसा था तो तुम उन लपटों से पानी कैसे बन गई। तो वह बूंद बताती है, जल बिंदु बता रही है, जल की बूंद, मुझे ठीक पता नहीं, मुझे यह सही जानकारी नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। पेज संख्या 101 पर आप आ जाएं। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से में उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, मुझे पता नहीं है कि बीच में क्या हुआ, लेकिन जब होश आया तो मैं अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती, जहाँ तक मेरी निगाहें जाती, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। लेखक यहाँ प्रश्न करता है, बड़े आनंद का समय रहा होगा वह, बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। तो जल की बूंद बताती है बड़े आनंद का। फिर लेखक प्रश्न करता है कितने दिनों तक। तो बूंद बताती है कई लाख वर्षों तक। आश्चर्य से लेखक कहता कई लाख। तो इस पर जल की बूंद बता रही, हाँ, चौंको नहीं, आप आश्चर्यचकित ना हो। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मानव जीवन और मेरे जीवन, मानव का जीवन, पूरा जीवन 100 वर्ष का माना जाता है। मेरे जीवन में वह 100 वर्ष, 100-200 वर्ष दाल में नमक के बराबर भी नहीं। दाल में नमक कितना पड़ता है, तो जो दाल का नमक होता है उतना भी मेरे जीवन में 100-200 साल का महत्व नहीं है। लेखक सोच रहा है कि इतने दीर्घजीवी,
इतने अधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वार्तालाप को सुन रहा हूँ, उससे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। वह ओस की बूंद के प्रति, लेखक ओस की बूंद के प्रति श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो जाता है। आगे फिर वह ओस की बूंद कहती, हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम फरक रहे हों। सबके मुख की हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने की का साहस हम में ना था। जो लोग काफ़ी सुख सुविधा का उपभोग करते हैं, जब उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें कार्य में लगना पड़ता है, तो थोड़ा आलसी बन जाते हैं और काम करने की हिम्मत उनमें नहीं रह जाती। तो वही बात यहाँ जल की बिंदु ओस की बूंद कह रही है कि काफ़ी समय से हम आनंद में बिताए हैं काफ़ी दिन, इसलिए दुख सहन करने की हमें शक्ति नहीं है। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। अर्थात हम जिनके ऊपर रह करके ऐसो आराम कर रहे हैं, वही लोग अब समाप्त हो गए, पानी का रूप धारण कर लिए, जिसका परिणाम क्या हुआ? हमें भी हम अपनी जगह से फरक रहे हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। अर्थात वो तरल हो गए तो हमें ठहरने का जगह नहीं मिला, तो इस नाते हम भी उस पर फिसल रहे हैं। बच्चों अगले पेज पर आप आ जाएं, पेज संख्या 102। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, कई महीनों तक। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखना प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। इस प्रकार से बर्फ से मैं पानी हो गई। पहले वाष्प, वाष्प से बर्फ, बर्फ से पानी। समुद्र में भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। समुद्र का भाग बनकर, अर्थात समुद्र का हिस्सा बनकर जो मैंने देखा उसको वर्णन करना संभव नहीं। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, मेरे भाई बंधु ही समुद्र में रहते हैं, कोई और नहीं। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में हलचल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा हुआ है। समुद्र में एकदम नमक है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला, अर्थात धीरे धीरे सब कुछ सहन होने लगा। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जल में जाना प्रारंभ किया, पानी में जाना आरंभ किया। रास्ते में मैंने विचित्र बड़े ही आश्चर्यचकित कर देने वाले जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी, अर्थात पकड़ लेती थी। अब पेज संख्या 103 पर आप आ जाएं। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसे वस्तु को देखा कि मैं चौंक पड़ी। मैं भी आश्चर्यचकित हो गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखना पड़ता था, माने ताकत लगा। जहाँ अंधेरा होता वहाँ आँख से ज़्यादा जोर देना पड़ता है। देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लेके घूम रहा हो। लालटेन जो प्रकाशित करता है। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी जो इसे मार्ग दिखा रही थी, रास्ता दिखा रही थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी। इसके रोशनी में
बहुत सी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह मछली जब भूखी होती थी तो पेट भरने का भोजन कर लेती थी। लेखक कहता है विचित्र है, अर्थात आश्चर्य की बात है। तो ओफ की बूंद आगे कहती है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल है। माने समुद्र के नीचे जब पहुंच गई तो वहाँ मुझे जंगल मिला। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ छोटे नाटे कद के पत्तों वाले बहुत से जंगल हैं, बहुत से पेड़ हैं, पेड़ों का जंगल है। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं और इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महाआलसी हैं। यहाँ रहने वाले एक तो आँख के अंधे हैं, दिखाई नहीं देता कुछ, और आलसी महाआलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। अब मन में आया कि ऊपर लौट चले, लेकिन जब ऊपर जाने के लिए हमने प्रयास किया, कोशिश किया, तो मेरे ऊपर पानी के कई मीलों तक मोटी तह थी। कई मीलों तक मोटी तह होने के कारण मैं ऊपर नहीं जा सकती थी। तो मैंने भूमि में, जमीन में ही घुसकर जान बचाने की चेष्टा की। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपना जान बचाते थे और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता था। समुद्र का जल जो है नीचे इसी प्रकार धंस जाता था, विलीन हो जाता था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों तक कई मीलों मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सहमति में वहीं रहना ठीक था। कुछ लोगों ने अपना विचार दिया कि यहीं रहना, जहाँ पर हैं यहीं रहें, ठीक है। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थी, कुछ जलबूंदें उत्साही थी। वह एक स्वर में बोली, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या क्या छिपा हुआ है। इसकी जिज्ञासा हुई, इसको हम जानेंगे, देखेंगे, टहलेंगे। तो बच्चों, आप पेज संख्या 104 पर आ जाएं। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। कोई ठोस चीज़ नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी। बड़ी बड़ी चट्टानें भी तरल पदार्थ बनी थी। मैं नाना प्रकार की धातुएं और विभिन्न प्रकार के धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी, माने इधर उधर बह रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां का तापक्रम बहुत ऊंचा था, जहां बहुत गर्मी थी। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे जो अगुआ थे, जो हमारे आगे आगे चल रहे थे, देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, अर्थात वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं और अपने बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागे। हम लोग वहाँ से भाग निकले। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, मैं बहुत तेज से आवाज़ हुई। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। बच्चों 105 पेज पर आप आ जाएं। पीछे देखने पर यह पता चला कि पृथ्वी फट गई है। उससे धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं, लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा हो रही थी कि इसको हम फिर से देखें। लेखक कहता है, मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। जल की बूंद, ओस की बूंद कहती, हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी भी मिल गई। हमें उससे मुलाकात हुई जो आंधी पहले मिला करती थी।
वह हमें पीठ पर लाद कर कभी इधर कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे, माने स्वच्छंद मौज कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, अर्थात एक दिन बूंद के रूप में हम नीचे आ गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली होकर एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारियाँ मारने में जो आनंद आया वह हम कभी भूल नहीं सकते। अर्थात इस पहाड़ से उस पहाड़ उछलने कूदने में बड़ा मज़ा आया और इस मज़ा को हम कभी भूल नहीं सकते, इस आनंद को हम कभी भूल नहीं सकते। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम रेत बालू देख रहे हो, यह हम ही इन पत्थरों को चबा चबा कर बनाते हैं, अर्थात हम ही, हमारे गिरने से टूटता है, टूट टूट कर खंड होता है, छोटा होता है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती, कठोर से कठोर वस्तु भी टूट जाती है। अपनी विजय से उन्मत्त होकर, उन्मत्त माने पागल, अपनी विजय में पागल होकर हम लोग इधर से उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों तक समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। फरिचा मान नदी, नदी के वह दिन बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते तो कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार है। मीनार में से कुछ काली काली हवाएं निकल रही हैं। नदी के तट पर एक ऊंची मीनार है, चिमनी है जिससे धुआं निकल रहा है। काली काली हवा मतलब धुआं। मैं उत्सुक हूँ उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। मेरे अंदर जिज्ञासा जगी और मैं जैसे ही उसके किनारे बढ़ी, समझिए अपने दुर्भाग्य को ही हमने बुला लिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। नदी के किनारे आप लोग जानते हैं कि पानी खींचने वाला पंपिंग सेट लगा रहता है, तो उसी के माध्यम से उस नल के किनारे उस नल से खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल फिरती रही, घूमती फिरी, इधर से उधर मैं अपने आप को बचा रही थी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। मैं हमेशा यही सोचती थी किस तरह से निकलूं, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। बच्चों, आप पेज नंबर 106 पर आ जाएं। बस एक दिन रात के समय मैं एक ऐसे स्थान पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी। एक टूटे नल से मैं बाहर निकल आई और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अंदर ही अंदर घूम रही थी कि इस बेर के पेड़ के नीचे इसके पास आ गई। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे तो लेखक ने पूछा, बस? बूंद ने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। तो कहानी यहीं तक आ जाती है कि अंदर ही अंदर घूमते घूमते बेर के पेड़ के पास पहुंची, जहां बेर के पेड़ के रोए ने क्या किया था, उसको कैद कर लिया था, उसको जो है अपने पास खींच लिया था। तो बच्चों, इस प्रकार से आप यह कहानी देखें कि कवि से, लेखक से बूंद कह रही है कि अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, रोक कर रख नहीं सकते। वह वो उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। वह सूर्य की रोशनी पाकर वह धीरे धीरे वाष्पित हो गई, उड़ गई। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? पानी की कहानी। लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस कहानी को प्रस्तुत किया है।
इस कहानी को आप 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बड़ा रुचिकर लगेगा। तो फिर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।